हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। तो उस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है पहले तो हम उस वीडियो के ज़रिए समझ चुके होंगे, लेकिन आज हम फिर से वही चीज़ हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कुछ कुछ नोट्स हैं। आप चैप्टर नंबर ना देखें, आप सिर्फ फोकस करें अपने टॉपिक पर, क्योंकि ये बुक जो है वो पुराना मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल के हिसाब से हम सिर्फ टॉपिक कवर करेंगे। इस मॉड्यूल का जो चैप्टर वाइज है उसे हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया गया है। क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट हम एक एक करके तीनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ जनरल टॉपिक समझने पड़ेंगे क्लियरिंग सेटलमेंट से पहले। और वो जनरल टॉपिक्स है हमारे पे इन, पे आउट। पे इन क्या होता है, पे आउट क्या होता है। वैसे मैंने इस पर भी स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं पहले ये जनरल टॉपिक आपको समझाऊंगा। उसके बाद ही हम आगे किसी और टॉपिक पे, क्लियरिंग सेटलमेंट के टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे है, वो है पहला पे इन और दूसरा है पे आउट। तो देखते हैं पे इन क्या होता है और पे आउट क्या होता है। देखो बच्चों, पे इन और पे आउट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्या होता है, अगर आप शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, हम जनरली लेते हैं, हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है, देखो इन्वेस्टर की शक्ल बनाई मैंने अच्छी सी, इसका नाम है, ये थोड़ा अलग बना, इसका नाम है भोलू। अब भोलू बहुत भोला है, ठीक है, इसीलिए हमने इसका नाम भोलू रखा है। ये हमारा एक इन्वेस्टर है, ध्यान रखना, ये एक इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्टर का काम होता है टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब इन्वेस्टर है तो उसका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पर, शेयर मार्केट में। तो ये हमारा इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट के अंदर। अब हमारा भोलू साहब इन्वेस्ट तो करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे भोलू सर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें एक बात जो नहीं पता, वो नहीं पता पे इन और पे आउट के बारे में। ये करवाते हैं अपने ब्रोकर के ज़रिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्हें पे इन और पे आउट के बारे में नहीं पता। तो भोलू सर ने हमसे पूछा, सर पे इन और पे आउट क्या होता है। तो हमने बताया कि देखो, जब आप मार्केट में शेयर खरीदते हैं या फिर जब आप मार्केट में शेयर बेचते हैं, तो उस टाइम पर आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो एक्टिविटी होती है, या तो आप शेयर मार्केट में डालेंगे अगर आप बेच रहे हैं, और अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको फंड देना पड़ेगा, फंड जनरेट करना पड़ेगा। तो वहीं पर हमारा पे इन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसका मतलब क्या है कि पे इन आपको करना है टू पे फंड और सिक्योरिटीज। यहां पर आपको पे करना है फंड या सिक्योरिटीज। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं, अगर हमारा एक इन्वेस्टर है, उसे 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, और वहीं पर हमारा एक और इन्वेस्टर है जिसको 100 शेयर बेचने हैं। यहाँ पर हमारे इस वाले इन्वेस्टर को क्या करना है, सेल, और यहाँ पर हमारे इस वाले इन्वेस्टर को क्या करना है, बाय। अब यहाँ पर ये आगे इन्होंने बोला, भैया कि हम ना शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे। तो एनएससी के थ्रू इन्होंने सोचा हम शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर है जो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उस इन्वेस्टर को क्या करना है, यहाँ पर बाय ऑर्डर डालना है। तो हमारा जो इन्वेस्टर है इसे बाय ऑर्डर डालना पड़ेगा, और हमारा जो सेलर वाला इन्वेस्टर है उसे सेल ऑर्डर डालना पड़ेगा। अब जैसे ही इन्होंने बाय ऑर्डर और इन्होंने सेल ऑर्डर डाला, तो इन्हें पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, अगर हमारा सेलर है तो उसे अपने शेयर एलोकेट करने पड़ेंगे, मतलब कि उसे अपने शेयर निकालने पड़ेंगे, शेयर एलोकेट करने पड़ेंगे बेचने के लिए। और हमारा जो इन्वेस्टर है जो बाय करने वाला है, मतलब उसे खरीदने हैं, तो उसे अपना फंड एलोकेट करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात यह है
यहाँ पर जो ये टेक्निकल वर्ड है इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये एक दुकानदार है और आप खरीदने वाले हो और दुकानदार बेचने वाला है ना, आप ये एक दुकानदार है जो बेच रहा है कोई सामान और ये एक खरीदार है, मतलब जैसे कि आप हो। तो अगर आपको कोई सामान खरीदना है, मान लो आपको दुकान से कोलगेट खरीदना है, अगर आपको दुकान से कोलगेट खरीदना है तो आप क्या करोगे, पहले पैसे दोगे ना कि भैया पैसे लो, फंड एलोकेट किया, तभी वो आपको शेयर मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है कोलगेट एलोकेट करेगा। पहले आप उसे पैसे दोगे तब जाके वो आपको कोलगेट देगा। इसी तरह शेयर मार्केट भी चलता है, इसी तरह सिक्योरिटीज मार्केट भी चलता है, जहां पर आपको पहले फंड एलोकेट करना पड़ता है, फंड देना पड़ता है, और सामने से जो हमारा सेलर है वो शेयर एलोकेट करेगा, तब जाके इस प्रोसेस को हम पे इन कहा जाता है, इस प्रोसेस को पे इन कहा जाता है। फिर आता है हमारा वैसा ही सेम टू सेम डिटो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आता है हमारा पे आउट। पे आउट, अब क्या होता है, पे आउट होता है, अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको ब्रीफ नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट आपको एक टॉपिक समझ आया इसलिए मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। पे इन और पे आउट का ये एक फुल टॉपिक नहीं है, आगे भी समझाऊंगा फुल टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा पे आउट आता है। अब पे आउट क्या होता है, देखो बच्चों, पे आउट होता है हमारा जब, अब हमारा हम यहीं पर ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बायर था, एक सेलर था, एक ने फंड जनरेट किया और एक ने शेयर एलोकेट किया, एक ने फंड एलोकेट किया। इसने फंड यहाँ भेज दिया एनएससी के पास और इसने शेयर भेज दिए यहाँ के पास। लेकिन क्या एनएससी अपने पास, या फिर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है हमारा, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ही ये सारे काम होते हैं। तो एक तरह से मान लेते हैं अभी हम इसको एनएस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है इसके पास हमारे शेयर भी गए और हमारा फंड भी गया। अब क्या ये अपने पास ही रखेगा, नहीं, अगर इसको शेयर खरीदने हैं तो यहाँ से शेयर इसके थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू यहाँ आएंगे, और अगर इसे शेयर खरीदने हैं तो यहाँ पर इसके पास शेयर आ गए और यहाँ पर इसके पास पैसे आ गए। तो यहीं पर इसी प्रोसेस को हम पे आउट कह देते हैं। मतलब कि जब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर फंड जिसके पास जाना था वहाँ चला गया और शेयर जिसके पास आने थे वहाँ आ गए, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होते ही पे आउट कह दिया जाता है। मतलब कि जब हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमारे बायर और सेलर के पास उनकी जो उन्होंने ऑर्डर डाला वो चीज़ें पहुंचा देते हैं, उसी को हम पे आउट कहते हैं। मतलब कि अब बायर ने तो शेयर खरीदने थे ना, लेकिन उसने तो अभी तक पैसे ही दिए, शेयर तो उसके पास आए नहीं, तो अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ से शेयर लेके उसके पास पहुंचा देगा और बायर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से पैसे लेके, बायर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसे देके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमारे सेलर के पास पैसे पहुंचा देगा। मतलब कि यहाँ पर फंड पहले इधर गया और फिर इधर गया, और यहाँ पर शेयर पहले इधर गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब शुरू किया जाता है, जब फंड को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास और शेयर्स को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास पहुँचाया जाता है, दैट द प्रोसेस वॉज कॉल्ड पे इन। और जब ये इन दोनों के पास जिस स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक शेयर और स्पेसिफिक पैसे उस बंदे के पास पहुंचा दिए जाते हैं जिस बंदे के पास पहुंचने चाहिए, दैट इज कॉल्ड पे आउट। तो होपफुली आपको ये पे इन और पे आउट वाला टॉपिक समझ आ गया होगा गाइज। तो चलिए अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है हमारे मॉड्यूल में स्पेसिफिक। तो यहाँ पर पे इन और पे आउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पे इन डे इज अ डे व्हेन ट्रेडिंग मेंबर्स ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट फंड्स और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जब हमारा बायर और सेलर दोनों फंड और सिक्योरिटीज को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास पहुंचा देंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पे इन। और जब हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उन्हीं शेयर को और उन्हें फंड को पहुंचा देगा बायर और सेलर के पास एक्सचेंज करके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पे आउट। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी में दो चीजें होती हैं, सिक्योरिटीज पे इन और
फंड पे इन, सिक्योरिटीज पे इन का मतलब होता है जब सिक्योरिटीज हमारा सेलर जो बेचने वाला है, जो शेयर को बेचने में इंटरेस्टेड है, वो क्या करता है, हमारा जो सेलर है वो अपनी सिक्योरिटीज को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास पहुंचा देता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज पे इन। और जो हमारा बायर है वो अपने फंड्स को हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास पहुंचा देता है शेयर खरीदने के लिए, मतलब कि अपना वो फंड एलोकेट कर देता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फंड पे इन। तो होपफुली ये ऐसा ही फंड पे आउट होता है, सिक्योरिटीज पे आउट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है। अब देखो क्लियरिंग कॉरपोरेशन समझना बहुत बड़ी बात है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस भी आराम से हो जाएगा। अभी देखो मैंने आपको बताया था फंड पे इन और पे आउट करते हैं तो वहाँ पर एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन आता है, वही क्लियरिंग कॉरपोरेशन हमारा आगे सारे काम करता है। तो अभी हम उसी चीज़ को हम जानने वाले हैं। तो अब हमारा NSCCL नाम का एक कॉरपोरेशन होता है जिसको फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब कि ये है NSCCL नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक ऐसी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है जहां पर हमारे सिक्योरिटीज़ को और फंड को एक्सचेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ये एक सेटलमेंट एजेंसी की तरह होती है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, देन आफ्टर हम आगे टॉपिक पर इसको डिस्कस करेंगे। तो NSCCL इज रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज। देखो क्या लिखा हुआ है नेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। NSCCL is responsible for the post-trade activities of a stock exchange. Clearing, settlement of trades and risk management are its central function. It clears all trades, determines obligations of members, arranges for pay-in of funds, securities, receive funds, securities, processes for shortage in funds, securities, arranges for payout of funds, securities to members, guarantees settlement, and collects and maintain margins, collateral based capital and other funds. तो ये क्या करता है, जब भी आप कोई ऑर्डर डालते हो मार्केट में, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, और शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हो, शेयर खरीदते हो, तब हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन बीच में आता है, कहता है देखो सब मेरे को पता है, मैं करूँगा, है ना। तो ऐसे ही ये करता है। आपने मार्केट में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सिक्योरिटीज़ खरीदते या बेचते हो। देखो आज तो सैटरडे है तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता कि कैसे सिक्योरिटीज़ खरीदते या बेचते हैं, मार्केट क्लोज है। लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस मैंने आपको जैसे बताया उसी तरीके से प्रोसेस होता है। एक इन्वेस्टर है, वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। अगर वो बायर है तो वो शेयर खरीदना चाहेगा तो वो उसके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा, और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास चले जाएंगे जैसे वो बाय ऑर्डर डालता है। अब अगर आपने क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास पैसे भेज दिए तो आपके पास शेयर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी सेलर ने भी शेयर बेचने की सोची होगी और वो शेयर वहाँ से उठा के आपके अकाउंट में आ गए। और जिस सेलर ने शेयर बेचा होगा, जिस सेलर ने बेचा होगा, मतलब कि जिस सेलर ने सेल ऑर्डर डाला होगा, उस सेलर को पैसे पहुंच चुके होंगे। तो इसी तरीके से काम करता है। लेकिन जो पैसे होते हैं वो आपके थोड़ा टाइम बाद आते हैं अकाउंट में, वो शो करते हैं कि आपके अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन आप उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकते। वो आफ्टर मतलब कि कुछ टाइम के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर डे जब क्लोज हो जाता है तभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, और अपने चार्जेस वहाँ पर हमारा ब्रोकर काट लेता है। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रोसेस है ये चलता है। तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम है आपके फंड्स को क्लियर करवाना, आपकी ट्रेड को क्लियर कराना। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम है टू क्लियर ऑल द ट्रेड्स हैपनिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट। मतलब कि हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, वो क्लियर करता है हमारे सारे ट्रेड्स को। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी ट्रेड हो रही है मार्केट पे, उन्हीं सारी ट्रेड्स को क्लियर करने का काम करता है हमारा
क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये होपफुली ये जो टॉपिक है क्लियरिंग कॉरपोरेशन वाला आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है मेन टॉपिक हमारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने मेन टॉपिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो देखो पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि भैया डेफिनेशन क्या लिखी है। एट द एंड तो डेफिनेशन ही मैटर करती है ना, आपको डेफिनेशन जाननी चाहिए। तो हम अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर बताता है ये वाइल एनएससी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग टू इट्स ट्रेडिंग मेंबर। तो यहाँ पर the National Securities Clearing Corporation Limited determines the fund securities obligation. NSCCL becomes the legal counterparty to the net settlement obligation of every member. The principle is called novation, and NSCCL is obligated to meet all settlement obligation regardless of member defaults with any discretion. Once a member fails on any obligation, NSCCL immediately cuts off trading and initiate recovery. अब क्या मतलब है इस चीज का? इतनी लंबी चौड़ी लाइन तो बोलती सर, पर इसका मतलब क्या है? मतलब भी समझाएंगे बच्चों। चलो आओ समझते हैं। आ जाइए, हम पहुंच चुके हैं अपने बिल्कुल ही बहुत फेवरेट और बहुत ही शाउट आउट टॉपिक पर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में जो हम सबसे पहले क्लियर करने वाले हैं वो है क्लियरिंग, ठीक है ना। अब क्या होता है, इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। उस चीज एक टॉपिक समझना पड़ेगा। उस टॉपिक का मतलब है ऑब्लिगेशन। अब ये ऑब्लिगेशन क्या होता है सर? बिल्कुल बताएंगे। देखो ऑब्लिगेशन होता है आपकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपकी, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है बच्चों। ध्यान रखना, आपको हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है शेयर मार्केट में। मतलब कि सीधा मतलब क्या कह रहे सर, क्या कहने का क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का सीधा मतलब यह है बच्चों कि अगर आप शेयर खरीदते हैं, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर खरीदने के लिए फंड लाना पड़ेगा, कहीं से पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसों की जरूरत पड़ेगी किस लिए? क्योंकि आपको शेयर खरीदना है तो फंड जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली ऑब्लिगेशन आपकी क्या बनती है? शेयर खरीदने के टाइम पे सबसे पहली ऑब्लिगेशन आपकी बनती है कि आपको जनरेट करना पड़ेगा फंड कहीं ना कहीं से। या फिर अगर आप शेयर बेच रहे हैं तो अगर आपने सेल ऑर्डर डाला है तो आपको जनरेट करना पड़ेंगे, अपने शेयर कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे। आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए उतने, तभी आपको आप बोले तभी आप मतलब एक सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर डाल सकते हो। अगर आप एक बाय ऑर्डर डालते हो, अगर आप एक बाय ऑर्डर डालते हो तो आपकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको फंड जनरेट करना पड़ेगा। मतलब आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए ना। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है और आपने बाय ऑर्डर डाल दिया तो क्या मतलब उस बाय ऑर्डर का, है ना। और वैसे ही सेल ऑर्डर होता है हमारा, सेल ऑर्डर होता है हमारा। अगर आपके पास सेल ऑर्डर डालते हो तो आपको आपके पास होने चाहिए शेयर्स। अगर आपके पास शेयर ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कैसे बेचोगे? आपके ऊपर तो पेनल्टी लग जाएगी। तो
द प्राइमरी ऑब्लिगेशन आपकी शेयर मार्केट में होती है, अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हो तो आपको फंड या फिर सिक्योरिटीज, अपनी फंड या सिक्योरिटीज ट्रांसफर, अपने फंड एंड सिक्योरिटीज को एलोकेट करना पड़ता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। वही सबसे पहली आपकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन होती है। और जैसे ही आपका क्लियरिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें जो सबसे पहला आपका प्रोसेस का सबसे क्लियरिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला चीज़ होती है वो आपको करना पड़ता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। तो क्लियरिंग, जैसे ही क्लियरिंग प्रोसेस चालू होता है तो आपको NSCCL आपकी ऑब्लिगेशन आपको डिटरमाइन करवाता है। तो क्लियरिंग प्रोसेस, द फर्स्ट थिंग ऑफ क्लियरिंग प्रोसेस इज the first thing is of clearing process is to determine the obligation of buyer and seller to them। तो सबसे पहला होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अब हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन करवाना ही सबसे पहली चीज ही हमारे NSCCL की होती है कि बायर को और सेलर को, जो रिस्पेक्टिव बायर और सेलर्स हैं, उनकी ऑब्लिगेशन उन्हें याद दिलाना कि अगर आपने सर बाय ऑर्डर डाला है तो सर प्लीज़ पैसा दे दो, अगर आपने शेयर खरीदने हैं तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, मगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो द फर्स्ट थिंग ऑफ क्लियरिंग प्रोसेस इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। इसका जो सीधा मतलब है टू रिमाइंड, एक तरह से रिमाइंड तो नहीं कहेंगे, बस मैं लिख रहा हूं, वैसे इसका जो क्लियर मतलब है डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी की, आपकी जिम्मेदारी क्या है, टू डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन टू द सेलर एंड बायर। तो उनको रिमाइंड या डिटरमाइन करवाना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि सर आपने शेयर खरीदे हैं तो अपने पैसे दे दो, सर आपने शेयर बेचने हैं तो अपना, हम आपके अकाउंट में जो आपके डीमेट अकाउंट है उसमें जो आपके शेयर पड़े हैं ना सर इस कंपनी के, जिसका आपने सेल ऑर्डर डाला है, वो हम निकालने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप बाय ऑर्डर डालते हो शेयर खरीदने के लिए, सर आपने शेयर खरीदने हैं ना तो इसके लिए जितने पैसे हैं ना आपके अकाउंट में, उसके हिसाब से हम आपके अकाउंट से पैसे हम आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। तो यही होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब कि ऑब्लिगेशन को आपको डिटरमाइन करवाया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, हमारा क्लियरिंग प्रोसेस का पहला जो टॉपिक है क्लियरिंग प्रोसेस का, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। उसके बाद, और हाँ ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे कंक्लूडेड और लॉग्ड इन ट्रेड्स आर रिसीव फ्रॉम NSC by NSCCL डिटरमाइंस द क्यूमुलेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ ईच मेंबर एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द डाटा ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स। मतलब कि जब आप ट्रेड करते हो, जब आप दिन में मान लो आप सुबह सुबह उठे 9:30 बजे, आपने कहा अरे हाँ मार्केट चालू हो गई होगी, 9:15 पे तो चालू हो जाती है मार्केट चालू हुई है, मैं शेयर खरीदता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो यार मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर कितने का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर है 2000 रुपये का, और मैं खरीदता हूँ रिलायंस के 100 शेयर। अब भाई पैसा तो बहुत है भाई के पास, तो आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। अब 2 लाख रुपए के शेयर क्या आपको 2 लाख रुपए के ही पड़ेंगे? ऑब्वियसली आपको 2 लाख रुपए के ही शेयर पड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो चार्जेस हैं हमारे सर चार्जेस पे लगा देंगे अपने, हमारे जो है ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो नहीं लगाता, हमारा ब्रोकर चार्जेस लगाता। मान लो आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, अब 2 लाख रुपए के शेयर जो आपने खरीदे ना, आपको वहाँ पर शो तो हो जाएगा कि सर आपने 100 शेयर खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, आपके अकाउंट में शो हो रहे हैं डीमेट अकाउंट में, लेकिन क्या ये सच में आपके डीमेट अकाउंट में है? ना 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 ना, ये होगा एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। अब जैसे आपने कभी ट्रेडिंग करी होगी ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रिसीट या फिर एक तरीके से आपको एक फॉर्म आपकी मेल पर आपको सेंड करा जाएगा, जिस रिस्पेक्टिव आप जिससे भी आप करवा रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रो ऐप से कर रहे हैं, मान लीजिए आप अप स्टॉक से कर रहे हैं, या फिर जिस भी मेथड से आप अपने शेयर खरीद या बेच रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से आप जो आपको शेयर सर्टिफिकेट है वो भेज दिया जाएगा, और आपको तब आपके पास प्रूफ आ जाएगा कि हाँ आपके डीमेट अकाउंट में इतने शेयर आ चुके हैं, तब एक्चुअली में तब आपके अकाउंट में शेयर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो यही होता है, यही काम करता है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वो क्या करता है,
कि सबसे जो पहला प्रोसेस करता है, अगर आप मार्केट में ऑर्डर डालते हो तो सबसे पहला प्रोसेस वो करता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। आपको ऑब्लिगेशन आपकी याद दिलाता है, मतलब कि आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, वो ऐसे आपके बिहाफ पर खुद ही कर देता है, लेकिन फिर भी ये एक उसका प्रोसेस है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो प्रोसेस का जो अगला पार्ट है वो कुछ नहीं है, अब सीधा हमारा आता है क्लियरिंग के बाद हमारा आता है सेटलमेंट। अब भैया सेटलमेंट की होता है, सेटलमेंट भी समझ लेंगे भाई, है ना। क्लियरिंग प्रोसेस आपको होपफुली समझ आया होगा। अब क्लियरिंग प्रोसेस, हमारा क्लियरिंग प्रोसेस का एक ही टॉपिक था जो हमें समझना था, वो था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अब हमारा आता है सेटलमेंट प्रोसेस। अब सर सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल, सेटलमेंट प्रोसेस भी हम समझाएंगे आपको। सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, चलिए। अब आपने शेयर, आपके अकाउंट से शेयर काट दिए गए, ओहो ठीक है, आपके अकाउंट से शेयर भी कट गए, है ना। और आपके, मान लो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर हैं, तो आपने बेचने के लिए रखे थे, तो आपके डीमेट अकाउंट से शेयर चले भी गए, और आपने अगर शेयर खरीदने थे तो आपके अकाउंट से पैसे भी चले गए, ठीक है। मतलब आपका क्लियरिंग प्रोसेस तो पूरा हो गया। अब सेटलमेंट प्रोसेस क्या है? अब देखो, जैसे हमने फंड पे इन और पे आउट पढ़ा था ना, बिल्कुल क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस उसी बिहाफ पर चलता है। अब क्या होगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो हमारा है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो हमारा है, इसके पास हमारा जो बायर है और हमारा जो सेलर है, हमारे बायर के फंड, बायर का फंड उसके पास आ चुका है। मतलब कितने शेयर खरीदे थे पिछले बारी में? अभी पीछे हम खरीद रहे थे 100 शेयर, मतलब कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे बायर के हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास आ चुके हैं। और वैसे ही हमारे सेलर के 100 शेयर हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास आ चुके हैं, है ना। अब क्या क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने पास ही रखेगा, अपने घर में रखेगा ना? क्लियरिंग कॉरपोरेशन का क्या काम उसमें भाई? क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्यों रखेगा अपने पास, है ना। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्यों रखेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने पास क्यों रखेगा भाई, है ना। क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने पास क्यों रखेगा भाई? वो यहाँ से लेगा तो यहाँ देगा, और यहाँ से लेगा तो यहाँ देगा। तो मतलब कि हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन अब क्या करता है, हमारा सेटलमेंट प्रोसेस चालू करता है। तो सेटलमेंट प्रोसेस चालू करने का मतलब है कि अब पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज करेगा और पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज करेगा। तो यहाँ पर पे इन तो हो चुका है, ऑब्लिगेशन याद दिला दी थी पीछे क्लियरिंग प्रोसेस में। अब ऑब्लिगेशन याद दिलाने के बाद क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है सेटलमेंट प्रोसेस चालू। और सेटलमेंट प्रोसेस चालू होने का मतलब है कि अब वो पे इन चालू करेगा, मतलब कि अब उनके अकाउंट से सही में ये चीज़ें निकालेगा। अब ऑब्लिगेशन उन्हें याद दिलाती, भैया आपके अकाउंट से हम इतना पैसा निकालने वाले हैं, या फिर आपके डीमेट अकाउंट से हम इतना माल निकालने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ भाई, आपके अकाउंट से माल निकलने वाला है। तो उसके बाद अब ये चालू हो गया प्रोसेस। अब जब प्रोसेस उन्होंने ऑब्लिगेशन याद दिला दी क्लियरिंग प्रोसेस में, अब सेटलमेंट प्रोसेस चालू होगा। अब सेटलमेंट प्रोसेस चालू में सबसे पहली चीज़ होती है पे इन। पे इन का मतलब है कि बायर के अकाउंट से फंड निकाला, यहाँ पर पे इन हो चुका है। और सेलर के अकाउंट से सिक्योरिटीज़ निकाल ली डीमेट अकाउंट से, तो यहाँ पर पे इन प्रोसेस हो चुका है। अब वैसे ही पे आउट प्रोसेस होगा, और वो चीज़ पे आउट प्रोसेस कैसे होगी, वो ऐसे होगी। अब मान लो बायर से फंड लिया, तो यहाँ पर फंड सेलर के पास पहुँचा देगा, और सेलर से सिक्योरिटीज़ ली तो यहाँ पर सेलर के पास सिक्योरिटीज़ पहुँचा दी जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पे आउट। और देखो सर कितना आसान टॉपिक था, हमें समझ आ गया। सेटलमेंट प्रोसेस बेटा यही होता है और कुछ नहीं होता सेटलमेंट प्रोसेस। यहाँ पर देखो, पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
paying of fund and securities, the member bring in their fund securities to the NSCCL. They make available required securities in designated accounts with the depositories by the prescribed paying time. The depositories move the securities available in the account of member to the account of NSCCL. अब NSCCL के पास आ गया. Likewise, members with fund obligation make available required fund in the designated account with clearing bank by the prescribed paying time. The NSCCL sends electronic instruction to the clearing bank to debit members account to the extent of a payment obligation. The banks process these instruction debit accounts of members and credit accounts of NSCCL. बस इतनी सी बात है. अब हम इसको गहन में समझेंगे भाई पेइन क्या होता है. अब इसको हम पेइन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज को हम बिल्कुल अभी आपको एक जनरल आइडिया दिया, अब हम इसको गहरे रूप से समझेंगे. आ जाइए. चलिए जानते हैं. तो यहां पर पेइन में दो चीजें आ रही हैं हमारी, फंड पेइन और सिक्योरिटीज पेइन. अब यहाँ पर हमारा ऑब्लिगेशन वाला प्रोसेस हो गया था पीछे क्लियरिंग वाले में, है ना. क्लियरिंग प्रोसेस हुआ था तो वहाँ पर हमने ऑब्लिगेशन याद दिलाई थी. यहाँ पे हमारे NSCCL ने ऑब्लिगेशन याद दिलाई थी ना कि भैया अपना जो बाय ऑर्डर है, आपने फंड जो आपने जनरेट किया उसे रेडी कर लो अपना पैसा, और शेयर अपने रेडी कर लो. आपके अकाउंट से शेयर और फंड दोनों जाने वाले हैं, बहुत ही स्पीड से जाने वाले हैं. अब यहाँ पर ये हमारा क्लियरिंग प्रोसेस होते ही सीधे सेटलमेंट प्रोसेस चालू हुआ और वहाँ पर पेइन वाला प्रोसेस हमारा सेटलमेंट के अंदर चालू हो गया. अब सेटलमेंट के अंदर फंड पेइन और सिक्योरिटीज़ पेइन का जैसे ही प्रोसेस चालू हुआ दोस्तों, वैसे ही क्या किया हमारा जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसने क्या किया, हमारा जो सेलर है, सेलर के डीमेट अकाउंट से क्या कर दिया, जो सिक्योरिटीज़ हैं अपने पास रख ली. और क्लियरिंग बैंक नाम का एक बैंक होता है जिसमें हर बंदे का जो ट्रेड करता है, अगर आप शेयर खरीदते हो, अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पर अपने आपका ऑटोमेटिकली एक क्लियरिंग बैंक में अकाउंट खुल जाता है, जहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से आपको क्लियरिंग बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं और उन्हीं पैसों से आप, सीधी बात वहाँ पर है, एक क्लियरिंग बैंक में आपका अकाउंट है. क्लियरिंग बैंक को आपने अपने अकाउंट डिटेल दे दी है, अपना जो सेविंग अकाउंट है उसकी डिटेल दे दी. उस अकाउंट में आपका जितना भी पैसा है उसी के हिसाब से आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगी. तो जैसे ही हमारा फंड का पे इन प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसी प्रोसेस के चालू होते ही आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके क्लियरिंग बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करके हम हमारे अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अकाउंट में क्रेडिट कर दे, और ये प्रोसेस आपका मतलब कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास चले जाएं. तो यहाँ पर हमारा पे इन खत्म हो गया. बस यही तो टेक्निकल चीज़ है, यही तो टेक्निकल बात है जो हमारे पेन में आती है. इतनी सी बात थी, आपको होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा. और ऐसे ही हमारा पे आउट होता है. अब पे आउट के टाइम पे क्या होता है, हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो फंड पहुंचा देता है और सिक्योरिटीज़ भी पहुंचा देता है. किसके पास, उनके रिस्पेक्टिव बायर और सेलर्स के पास. तो यहाँ पर हमारा पे आउट भी प्रोसेस ख़त्म हो गया. तो सर इसमें टॉपिक में था क्या इतना बड़ा? मेरे टॉपिक में कुछ नहीं था, ये बहुत ही एक आसान टॉपिक था जहाँ पर हमें डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि NSC है, वहाँ पर आपने शेयर ट्रेड किया NSCCL के पास, NSCCL क्लियरिंग बैंक के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा और आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशन आपका डिपॉजिटरी के थ्रू आपके अकाउंट से शेयर निकाल लेगा और उसी प्रोसेस के हिसाब से वापस आपके जो बायर के पास शेयर पहुंचा देगा और सेलर के पास पैसे पहुंचा देगा. ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, इसलिए इसमें कोई आपको बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेटलमेंट साइकिल आता है. अब ये सेटलमेंट साइकिल बहुत ही पेचीदा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन हम
फिर भी समझते हैं भैया सेटलमेंट साइकिल नॉर्मल मार्केट में कैसे चलता है। सेटलमेंट साइकिल इन द नॉर्मल मार्केट हाउ इट वर्क्स, सेटलमेंट साइकिल नॉर्मल मार्केट में कैसे काम करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे सेटलमेंट साइकिल के बारे में जान के। तो देखो नॉर्मल मार्केट का मतलब है सीधी बात जहाँ पर हर रोज़ ट्रेडिंग की जाती है हफ्ते के 5 दिन, और जहाँ पर नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो वहाँ पर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, है ना, कुछ साइकिल होता है। एक साइकिल का मतलब होता है जो राउंड राउंड घूमता है। कोई भी काम होता है जो बार बार एक ही काम होता रहता है, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर सेटलमेंट साइकिल हमारा क्या कहता है, उसी सेटलमेंट साइकिल को हम जानते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले होता है आपका ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग का मतलब हमारा बायर और सेलर है, उन्होंने शेयर खरीद रहे हैं, बेचने का प्रोसेस चालू किया, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो जिस दिन ट्रेडिंग होती है उस दिन का नाम हो जाता है टी। तो उस दिन को कहा जाता है टी से, उस दिन को बताया जाता है कि भैया हाँ अगर आपने आज ट्रेडिंग की है तो इस दिन का नाम टी रखा जाएगा। उसके बाद आता है क्लियरिंग वाला दिन। क्लियरिंग वाला दिन वो मोस्टली अगला दिन होता है। अगर आपको क्लियरिंग, आपके शेयर की क्लियरिंग होती है तो मोस्टली अगले दिन होता है। देखो ये नॉर्मल मार्केट बात चल रही है, यहाँ पर मैं डे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा डे ट्रेडिंग होती है, मैं उस डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल सेटलमेंट साइकिल है मैं उसी ही सेटलमेंट साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस दिन आप ट्रेड करते हैं उस दिन को कहा जाता है टी डे। उसके बाद क्लियरिंग वाला दिन आता है उसका अगला दिन, तो उस अगले दिन को कहा जाता है T+1 वर्किंग डे। अब T+1 वर्किंग डे जरूरी नहीं है कि मान लो अगर आज फ्राइडे है, आपने आज ट्रेड किया, तो सैटरडे संडे तो मार्केट बंद है, ठीक है, और मंडे को 15 अगस्त है, ठीक है, तो सीधे ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी ना, तो उस दिन को T+1 डे कहा जाएगा। मतलब टी डे मतलब जिस दिन ट्रेड किया और उससे अगला जो वर्किंग डे है उसको, उसी दिन आपका क्लियरिंग प्रोसेस चालू होगा। और क्लियरिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कराई जाती है कि भैया आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया जाएगा तो अपने अकाउंट में पैसा डाल लो, या फिर भैया आपके डीमेट अकाउंट से शेयर जाने वाले हैं तो अपने शेयर को रेडी रख लो, हम निकालेंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये आपको ऑब्लिगेशन देता है। फिर आता है सेटलमेंट वाला दिन, वो मोस्टली होता है T+2 वर्किंग डे। मतलब कि मान लीजिए अगर आज आपने ट्रेड किया तो परसों आपका जो सेटलमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे या फिर आपके अकाउंट से शेयर निकाल लिए जाएंगे डीमेट अकाउंट से। फिर उसके बाद सेम डे आपका पे आउट प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, और आपके अकाउंट में अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये सारा जो काम होता है ये होता है T+2 वर्किंग डे में, मतलब कि 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में शेयर या फिर आपके अकाउंट में आपके शेयर्स के पैसे आ जाएंगे, डिपेंड्स ऑन अगर आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। तो ये एक हमारा सेटलमेंट साइकिल होता है नॉर्मल मार्केट में। अब उसके बाद कुछ चीज़ें दी गई है पोस्ट सेटलमेंट, मतलब कि मान लीजिए आप मान लीजिए कि आपको शेयर खरीदने हैं लेकिन फिर आपको बेचने हैं, तो उस बेचने का प्रोसेस, खरीद लिए फिर उसके बाद आपको बेचने, तो वो बेचने के प्रोसेस को ही हम पोस्ट सेटलमेंट में डाल देते हैं। या फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑक्शन हो गया, ऑक्शन सेटलमेंट हो गया, बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग हो गया, रेक्टिफाइड बैड डिलीवरी, ये सारे टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे किसी और दिन। तो यहाँ पर आपका जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस है होपफुली आपको ब्रीफली समझ आ गया होगा। मुझे अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझे ज़रूर बताएं बच्चों, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट करो अपने डाउट। बाय बाय, नमस्ते बच्चों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।